नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। अफगानिस्तान को छोड़कर अमेरिका अब वहां से जा चुका है। अब अफगानिस्तान में पूरे तरीके से तालिबान का राज है। कल रात तक जिस काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, जो एयरपोर्ट अमेरिका के हवाले था, अब उस पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान का क्रूर चेहरा पूरी दुनिया के सामने है और ताजा तस्वीर ऐसी खौफनाक तस्वीर है जिसमें तालिबान ने एक शख्स को हेलीकॉप्टर पर लटका दिया है। तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का यह क्रूर चेहरा पूरी दुनिया के सामने है। तालिबान ने एक शख्स को हेलीकॉप्टर पर लटका दिया और हवा में काफी देर तक उड़ाता रहा। इतना ही नहीं, तालिबान का महिलाओं पर जो अत्याचार है और उस अत्याचार की जो तस्वीरें हर रोज मिल रही हैं, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं कि अब महिलाओं का वहां पर क्या होगा, क्योंकि महिलाओं के दफ्तर और स्कूल जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान में फंसी महिलाओं के दर्द को समझिए। महिलाओं में चीख पुकार मची है। अफगान में फंसी महिलाएं अमेरिका के राष्ट्रपति से गुहार तक लगा रही हैं, पुकार रही हैं कि किसी भी तरह से उनकी जान बचा लीजिए। President Biden, President of the United States, please save us our families, save us our lives. We don't know what to do there. Please help us. Please help our families. We don't know. We are in danger. It is many days that we are outside the HKaya and we didn't get access. What should we do? Please save us. Dear President, please save us. Please. President Biden, President of the United States, please save us our families, save us our lives. हमारे परिवार को बचा लीजिए, हमारी जिंदगी को बचा लीजिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति से ये गुहार लगा रही हैं यहां पर अफगानिस्तान की महिलाएं। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबान जश्न के मूड में है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का राज आते ही पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश है। पाकिस्तान क्रूर तालिबान को गुड तालिबान बता रहा है। पाकिस्तान को तालिबान में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और इन पाकिस्तानियों को वहां चीख पुकार मची हुई महिलाओं का दर्द नहीं दिखता है। इमरान खान और वहां के राजनेता तो छोड़िए, अब क्रिकेटर भी तालिबान का गुणगान कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं शाहिद आफरीदी का बयान। तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में अनूर की सिचुएशन ठीक नहीं थी, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे में जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि वो सवाल कौन से हैं जिसके इर्द गिर्द आज राष्ट्रवाद में बहस होगी। सवाल ये कि जहां आतंकवाद है वहां आखिर पाकिस्तान को पॉजिटिविटी कैसे दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है? तालिबान के लिए शाहिद आफरीदी की बैटिंग की वजह क्या है? तालिबान में पाकिस्तान को भविष्य कहां दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, इस पर चर्चा होगी। लेकिन इसके अलावा बात होगी जिस तरह से अमेरिका गया है उसके बाद अब अफगानिस्तान का क्या होगा। बात इन तस्वीरों की होगी जो हमने आपको दिखाया, किस तरह से महिलाएं वहां पर गुहार लगा रही हैं कि किसी भी तरह से बस उनकी जिंदगी बचा ली जाए। अमेरिका का जाना क्या दुनिया के लिए बड़ा सबक लेकर आएगा? पूरी दुनिया में ग्लोबल पॉलिटिक्स इसको लेकर कैसे बदलेगी, इस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान राष्ट्रवाद में जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ आपको बता दें कि मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब जुड़ गए हैं और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ राजीव नयन जी भी जुड़ गए हैं। सिवाज साहब, शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी। देखिए, एक ऐसी तस्वीर अभी अपने दर्शकों को दिखाई जहां पर महिलाएं आंखों में आंसू लिए अपने बच्चों को साथ एक ग्रुप में, भीड़ में बिठाए हुए सिर्फ ये गुहार लगा रही हैं कि किसी भी तरह से हमें बचा लीजिए, हमारी जिंदगी बचा लीजिए, हमारा भविष्य बचा लीजिए, बच्चों को बचा लीजिए। ये आलम है वहां पर तालिबान के आने के बाद, लेकिन पाकिस्तान को पॉजिटिविटी दिखाई देती है। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान बिल्कुल नहीं बदला है। जो 1996 से 2001 का था वैसा ही अभी तालिबान है। वही एक प्रकार से क्रूरलिटी, ब्रूटलिटी कर रहा है। औरतों को वो काम नहीं करने देगा, बच्चों को स्कूल नहीं जाने देगा, माइनॉरिटीज पे ह्यूमन राइट वायलेशन करेगा। हजारा की लाइफ भी डेंजर में है और कहीं ना कहीं ताजिक और उज्बेक भी बहुत ज्यादा परेशान है।
और अगर आप तो अपना माइंड वापस ले जाएं कि 5-6 महीने पहले एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में 75% लोग नहीं चाहते थे कि तालिबान आए। तो ऐसे में कोई शक और सवाल नहीं कि आज की तारीख में तालिबान जो इसके ऊपर वाले लीडर बता रहे हैं कि हम इंक्लूसिव हैं, हम बदले हुए हैं, ग्राउंड पे वो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि वही क्रूरता, वही ब्रुटैलिटी जो पहले करता था तालिबान, वो कर रहा है। मैं आपसे भी यहाँ पर जवाब लेना चाहूंगी राजीव नयन जी। देखिए, जो तस्वीर वहां दिखाई दे रही है, बेशक आज की तारीख में तालिबान कुछ भी कहे, लेकिन अगर वैसा है तो क्यों अफगानी महिलाएं जो है इस तरह से गुहार लगाएंगी, इस तरह से पुकार लगाएंगी? क्यों वहां पर इस तरह की जो है परिस्थितियां बनी हुई हैं कि लोग किसी भी तरह से बस उस देश से निकल जाना चाहते हैं, वहां के नागरिक निकल जाना चाहते हैं? ये बात सही है। देखिए, अभी जो तालिबान बोल रहा था और अभी तक जो बोल रहा था, उससे झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, उनके पीछे पाकिस्तान, जो हर कोई जानता है कि उनके पीछे, आपने भी इस बात की तरफ संकेत किया, संकेत क्या एक सत्य है। तो पाकिस्तान अभी उन्हें समझा रहा है कि ज्यादा वक्तव्य देने में थोड़ी सावधानी बरतो, महिलाओं के ऊपर नहीं बोलो, वहां के सिविलियन के ऊपर गलत बयान मत दो। लेकिन अब अमेरिका चला गया है। अब धीरे धीरे लगभग सारे राष्ट्र जो वहां की जिनकी सेनाएं थी समाप्त हो गई हैं। अब तालिबान का सही चेहरा आएगा। देखिए, अभी कल ही उन्होंने फवाद अंद्रावी जो उनके संगीतकार थे, छोड़िए बाकी को, एक संगीतकार को भी उन्होंने नहीं बख्शा। वहीं से वहां के मसूद अंद्रावी जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हो गए, वो आते हैं, वो किसी को नहीं बख्श। देखिए, न हिसाब जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले को, न साइंस पढ़ने वाले को, न संगीत सुनने वाले को, न खेल खेलने वाले को, वो हर अफगानी के लिए, महिलाएं ही नहीं, हर एक तरफ के लोगों के लिए एक समस्या होने जा रही है। उनका एक अपना चिंतन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को बर्बाद कर देना चाहता है और दुख की बात है कि अफगान के लोग ही इस बात को नहीं समझ पाते हैं। और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि दुनिया जानकर भी पाकिस्तान, जो जहां तक जड़ है इस सारे आतंकवाद की, सारी फसाद की, तालिबान के पनपने की जो जड़ है, वह पाकिस्तान में है और उस पाकिस्तान पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी भी आप देखेंगे, बात जब करते हैं तो लग रहा था कि अमेरिका वहां से किसी तरह भाग जाना चाह रहा था। बोल रहा, अभी उनकी जितनी भाषाएं थी, केवल एक ही भाषा पर उनका केंद्रित था, उनका जवान था, वह इवैक्यूएशन। उस देश का क्या होगा, अफगानिस्तान का क्या होगा? और जैसा कि बाइडेन ने बड़ा स्पष्ट बोला, शब्दों में बोल दिया कि वहां की जो इंसर्जेंसी में लड़ने वहां नहीं गया था, मैं वहां कोई भी उनका राष्ट्र का जो नेशन बिल्डिंग, जो राष्ट्र निर्माण में मैं कोई भी भूमिका निभाने नहीं गया था, मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने गया था। आतंकवाद की इतनी सीमित सोच, इतनी संकीर्ण सोच रखकर अगर वो चलेंगे तो वही हाल होगा जो उनका। और इसके साथ ही देखिए राजीव जी, यहाँ पर बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि जब आतंकवाद को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, भारत ने तो कितने आतंकवादी हमले झेले हैं और वो हमले कहां से हुए हैं, किस सरजमी से हुए हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और वही देश पाकिस्तान आज जो स्टेटमेंट्स दे रहा है, पाकिस्तान और आतंकवाद के रिश्ते पूरी दुनिया के सामने हैं। तालिबान के संबंध जो आतंकवादियों से रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। सिवाज साहब, सवाल ये उठता है कि अब अमेरिका के चले जाने के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी वहां पर, कैसे वहां सिस्टम चलेगा? देखो, एशिया का क्या होगा? पहलू हैं, 2-3 पहलू हैं। एक तो देखो कि ऐसा लगता है कि अभी जो इस्लामिक स्टेट खोरासान है वो भी काफी सक्रिय हो रखा है और उसके कारण आप देखेंगे कि अगर वो सक्रिय है तो सिचुएशन जो है काफी फ्लूइड हो जाएगी और उससे क्या होगा कि मुझे लगता है सिविल वार जैसी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। और पंजशीर के अंदर है जो अभी तक होल्ड ऑन किया हुआ है नदर्न अलायंस में, और ऐसे में मुझे लगता है कि एक प्रकार से इंस्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में और उससे क्या होगा, पूरे इलाके के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का दौर आएगा। दूसरा, तालिबान एक प्रकार से इंक्लूसिव गवर्नमेंट की ट्राई कर रहा है। अगर वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाता है और सभी लोगों को अपने साथ लेता है और हर एक जो भी एक प्रकार से फैक्शन है, जिस प्रकार से दूसरी कम्युनिटी हजारा है, उसके बाद उज़्बेक हैं, ताजिक है, उसके बाद वो नदर्न अलायंस को भी ट्राई करेगा लेने की और इसमें सक्सीड करता है और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाता, हो सकता है उसको वर्ल्ड कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, तालिबान
को वर्ल्ड मिलने वाली पब्लिक मान्यता को लेकर सर इस सवाल को मैं बहस के अगले पड़ाव में लेकर आऊंगी। हमारे साथ माहिद अली भी जुड़ गए हैं इस वक्त। उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती तो प्रॉब्लम क्या है, इसके पास फाइनेंसिस नहीं है। 6 से 8 बिलियन सर, इस पॉइंट पर मैं आऊंगी, इस पॉइंट पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी यहाँ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से राजनीतिक विशेषज्ञ माहिद अली साहब भी जुड़ गए हैं। माहिद अली साहब के पास मैं सवाल लेके जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी एक बार हम वो तस्वीरें फिर दिखाएं जहां पर अफगानिस्तान की महिलाएं ये गुहार लगा रही है कि किसी भी तरह से उनको वहां से निकाल लिया जाए। एक बार जरा वो तस्वीरें दिखाइएगा जहां पर महिलाएं ये पुकार कर रही हैं कि उनकी जिंदगी बचा लीजिए, उनका भविष्य बचा लीजिए। एक बार जरा वो तस्वीरें दिखाइए महिलाओं की। आंखों में आंसू लिए ये महिलाएं जिस तरह से अपील कर रही हैं कि किसी भी तरह से प्रेसिडेंट बाइडेन हमें बचा लीजिए, हमारे बच्चों को यहां से निकाल लीजिए। इनकी आंखों के उस दर्द को देखिए, इनकी आवाज के उस दर्द को महसूस करिए। और फिर मैं उसके बाद माहिद अली साहब के पास जाऊंगी। जरा एक बार ये आवाज सुनवाइए पहले। President Biden, President of the United States, please save us our families, please save us our lives. We don't know what to do there. Please help us, please help our families. We don't know, we are in danger. It is many days that we are outside the HKIA and we didn't get access. What should we do? Please save us. माहिद अली साहब, ये सवाल तो सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है, ये सवाल तो सिर्फ एशिया का भी नहीं है, ये तो सवाल पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया से जुड़ी मानवता के लिए है, आधी आबादी के लिए है। इन महिलाओं के आंसू क्या पाकिस्तान को समझ में आते हैं? शाहिद आफरीदी ये कहकर चले जाते हैं कि तालिबान में उन्हें पॉजिटिविटी दिखती है। शाहिद आफरीदी एक तो ठीक है, क्रिकेटर थे, हैं और बड़े नोन क्रिकेटर हैं, मगर मुझे नहीं समझ में आती कि पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो एक मतलब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो बड़ी वोलेटाइल है उसके ऊपर बात करते हुए ध्यान नहीं करते हो, और उनको पता नहीं है कि जो वो बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या निकल सकता है, क्योंकि उनकी चाहे ज़्यादा है या थोड़ी है, कोई फॉलोइंग तो है। शाहिद आफरीदी पठान है तो मेरा ख्याल है वो अपना कनेक्शन वो उधर से जोड़ के बैठे हुए हैं, मगर ये तालिबान का इशू जो है ये बड़ा गौर तलब इशू है। और मैं नहीं समझता कि शाहिद आफरीदी के पास कोई अथॉरिटी है अफ़गानिस्तान के ऊपर या वहाँ के हालात के ऊपर या वहाँ की फ्यूचर किसी गवर्नमेंट के ऊपर या पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात कर सकें। वो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है पाकिस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, जैसे आपने कहा। तो शाहिद आफरीदी को इस तरह के बयान देने से ज़रा थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, या किसी को भी, शाहिद आफरीदी क्या किसी को भी। ये काम हुकूमत का होता है, और बहुत हुआ तो चले ऑपोजिशन बोल ले या इस्टेब्लिशमेंट बात करे जो हैंडल कर रहे हैं चीज़ों के साथ। ये मतलब हर कोई उठ के बयान देना शुरू कर देगा। अब वहाँ के हालात इनके इल्म में नहीं है। मेरा ख्याल है ये शायद कभी गए भी नहीं होंगे काबुल, तो यहाँ बैठ के बात कर देना बड़ा आसान होता है। वहाँ हालात इतने आसान नहीं है जितने आराम से ये बात कर रहे हैं, और मुझे तो बिल्कुल ये बात उनकी पसंद नहीं आई। मैं नहीं समझता कि उनको इस तरह की कोई बात करनी चाहिए। अगर वो कोई फ्यूचर प्लान कर रहे हैं पॉलिटिशियन बनने का, तो मेरा ख्याल है कि बस एक क्रिकेटर काफ़ी है पाकिस्तान के लिए, हमें मज़ीद क्रिकेटर्स नहीं चाहिए। चले, मुझे खुशी है इस बात की, कम से कम आपने इस बात को एक बड़े पर्सपेक्टिव में रखा यहाँ पर कि सिर्फ एक व्यक्ति जिस तरह के बयान तालिबान को लेकर दिए जा रहा है वो समझ की कमी भी दिखाई देती है। लेकिन बड़ी पिक्चर ये है कि जो परिस्थितियां अभी अफगानिस्तान में बनी हुई हैं उसे लेकर गंभीरता से सोचने की बजाय जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो किस दिशा में जा रहा है। एसपी सिन्हा जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी सवाल लेकर। देखिए, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जैसे ही कल अमेरिका निकला है वहां से, उसके बाद कहां जमीन पर कैसे कैसे वीडियो सामने आ रहे हैं। कहीं पर हथियारों पर कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर फायरिंग होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं पर जुलूस के जुलूस निकल रहे हैं। अफगानिस्तान का क्या होगा? देखिए, यदि क्लास का मॉनिटर यदि गायब हो जाए तो जो बच्चे होते हैं इस क्लास के वो क्या क्या गदर करते हैं उसी का ही रूप देखने का मौका मिल रहा है। देखिए, अमेरिका था तो थोड़ा इनको भय था। काबुल एयरपोर्ट का सिक्योरिटी और ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल अमेरिका के कंट्रोल में था। कुछ तो सेना उनकी थी, इनके इक्विपमेंट इनके पास थे, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आर्म्स थे, 6 लाख स्मॉल आर्म्स थे, तो थोड़ा तो भय था यदि स्थिति बिगड़ी तो अमेरिका हरकत ले सकती है। लेकिन उसके जाने के बाद ये किस तरह का माहौल, उसके पहले भी किस तरह का माहौल तालिबान ने क्रिएट किया है, और
जिस तरह से नारी का सम्मान है, मतलब इंसल्ट हो रहा है, जिस तरह से उनको बलात्कार किया जा रहा है, जिस तरह से तालिबान ने हुक्म दिया कि 12 साल के बड़ी लड़कियों का लिस्ट बनाओ और उसको किडनैप करके जबरदस्ती निकाह करो, मतलब इस तरह का तो ये कलयुग का ये स्वरूप हम अपनी आंखों से दिखेंगे तो विश्वास नहीं होता। ये बहुत भयंकर दृश्य है, मानवता के नाम पे कलंक है। और सबसे बड़ा जो प्रश्न मैं उठाना चाहता हूँ, यूएनएचआरसी और जो यूरोपियन टीम 35 देशों का आया था जम्मू एंड कश्मीर में ये देखने के लिए कि माहौल क्या है, आज काबुल क्यों नहीं जाता? आज यूएनएचआरसी कुछ कमेंट क्यों नहीं करता? आज यूनाइटेड नेशन धृतराष्ट्र क्यों बना पड़ा है? आज यूनाइटेड नेशन चुप क्यों है? विश्व के सुपर पावर्स चुप क्यों हैं? ये बड़े सवाल है। क्या ठीक है, ये बड़े सवाल है। पैनल पर जो बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं उनसे भी आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ मोहम्मद ज़फ़ीर आ गए हैं, आप पाकिस्तान से पत्रकार हैं, और हमारे साथ डॉक्टर इरशाद खान भी इस वक्त पीएमएलए से नेता जुड़ गए हैं। इरशाद खान जी, आप चर्चा में थोड़ी देर से जुड़े, लेकिन शाहिद आफरीदी का ये स्टेटमेंट हमने सुनवाया। बड़े क्रिकेटर रहे हैं वो, उनकी दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है, लोग चाहते हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है, मैं सीधे तौर पर यह कहती हूं कि यह बयान न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ है, लेकिन तालिबान के समर्थन में जिस तरह से वो ये बयान दे रहे हैं, क्या उन्होंने देखा है कि अफगानी महिलाएं किस तरह से रोते हुए, बिलखते हुए ये कह रही हैं कि किसी भी तरह से उनको बचा लीजिए? इतने बड़े आइकॉन्स क्या ऐसी तस्वीरों को भुला देते हैं, नहीं समझ पाते हैं? बात यह है कि ये पुरानी तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, मीडिया बाहर है, ये आपकी तरफ से मीडिया बाहर से, मैं तो कौन सी तस्वीर पुरानी है? ये आप लोग कौन सी पुरानी तस्वीर है आप दिखाते हैं? और जो कौन सी पुरानी तस्वीर है? औरतों की रोते हुए दिखा रहे हैं, रोते हुए दिखा रहे, इक्का दुक्का जो भगोड़े टाइप अफगानी थे उनकी तस्वीरें हैं ये। बाकी आप मुझे ये बताइए कितना पुरअमन है इस वक्त? क्या आप चूज कर रहे हैं कि आप पुराने साल में जीना चाहते हैं और आप ये कहते हुए आज की तस्वीर को इनकार कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं नहीं, आपने तस्वीरों को ही झुटला दिया, आपने तस्वीरों को ही झुटला दिया। जो तमाम लोग वहां पर एयरपोर्ट पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरह से जगह उनको मिल जाए प्लेन के अंदर, प्लेन के चक्कों तक पर आकर लोग मर गए, आपके लिए इन तस्वीरों के कोई मायने नहीं है? इन तस्वीरों के आपके लिए कोई मायने नहीं है? आज मैं कह रहा हूँ, आज की बात कीजिए, आज अफगानिस्तान पुरअमन है और वो जश्न आजादी और जश्न फतह मना रहे हैं। आप ये देखिए कि उन्होंने खूब आतिशबाजी की है और आजादी का जश्न मनाया है। और दूसरी बात ये, जो एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज एयरपोर्ट आज का दिखाइए, आज तालिबान ने उसको अपने हैंड ओवर कर लिया है, पूरी दुनिया की फौजें वहां से जा चुकी। इस वक्त बिल्कुल पुरअमन अफगानिस्तान है, पुरअमन तालिबान है। सर मुझे ये समझाइए, सर मुझे ये समझाइए, जो न्यूज एंकर बैठकर तालिबान के प्रवक्ता का इंटरव्यू करती हैं, उनको रातों रात क्यों भागना पड़ जाता है? वो क्यों छोड़कर जा रही हैं देश? जिस म्यूजिशियन को घर से निकालकर मार दिया तालिबान ने, क्यों मार दिया? क्या कसूर था उसका? क्या गलती थी उसकी? कब की बात कर रहे हैं? कुछ आप कौन सी दुनिया में जीते हैं? खबरों से बेपरवाह हैं क्या? वो भी मुखबरी, देखिए वो भी मुखबरी कर रहा होगा, ये एजेंट होगा। क्या आप ये चूज कर रहे हैं कि आपको वहां पर जो अवाम है उनके मानवाधिकारों को नहीं देखना है, उनसे कोई मतलब नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ, जो गलत लोग हैं उनका अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं है, अब उनको तो जाना ही ठहरा है। पूरी दुनिया की फौजें निकल गई, चंद दहशतगर्द रह गए जो दहशतगर्दी फैलाएंगे, उनको तो मेरा ख्याल है कि छोड़ना नहीं चाहिए। पहले तो उनको समझाना। मोहम्मद ज़फ़ीर साहब, आप भी आइए चर्चा में। देखिए यहाँ पर तो इरशाद खान जी तस्वीरों को झुटला रहे हैं, जो लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं उनके अधिकारों को झुटला रहे हैं। जो जर्नलिस्ट वहां से भाग रही हैं, वहां से निकल रही हैं कि कब उनको जो है चौराहे पर लटका दिया जाएगा सूली पर, इन तस्वीरों को झुटला रहे हैं ये साहब। बताइए जरा, आप ही थोड़ा आईना दिखा दीजिए, आप तो खुद पत्रकार हैं, आप भी खबरों पर दुनिया भर में नजर रखे हुए होंगे। मोहम्मद ज़फ़ीर, आज की बात कीजिए ना, आज की बात कीजिए आप। सर चर्चा आज ही हो रही है, आज ही की बात हो रही है। मोहम्मद ज़फ़ीर बोलिए। क्या होगी? 49 कंट्रीज का इत्तेहाद था, अमेरिका 20 साल यहाँ जंग लड़ता रहा जिस चीज को बेस बनाकर, और आज वो शिकस्त खुर्दा यहाँ पे हारा हुआ अमेरिका बाहर निकला है। और यही वजह है कि आज आप भी 15 अगस्त से आपने, क्योंकि आपका यौम आज़ादी था, यौम आज़ादी आपका यौम सोग में कन्वर्ट हुआ, और आज तक, यानी आज 31 हो गई है, 31 अगस्त तक आप यौम सोग ही मनाए जा रहे हैं। होना ये चाहिए तालिबान को, तो हम एक मशवरा ये भी देंगे कि आप ये जितनी भी इत्तेहादी फौजें थी और ये जितना भी असला है, उन्होंने एक छोटा सा म्यूजियम बनाए और उस म्यूजियम में रखें, ताकि लोगों को पता चले कि आपने वहाँ इंसानियत का कत्ल किया। भारत वहाँ पे बैठकर आपने 3 लाख
वो अमेरिका को जो आपने कहा कि हम तैयार करके दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इंडियन आदमी। मोहम्मद जफीर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान को तालिबान में पॉजिटिविटी किस नजरिए से दिखती है? मेरा सवाल, आप सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान को क्यों पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है तालिबान के भीतर? किस बात की पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है? इसलिए दिखाई दे रही है कि देखें, वो 96 का तालिबान आज नहीं रहा। आपको भी याद है, हमें भी पता है कि तालिबान ना टीवी पे आते थे, ना वो पिक्चर बनाते थे। आज का तालिबान आप देख रहे हैं, वो मीडिया शेयर कर रहा है, वो जदीद तकाज़ों को समझ रहा है, इसलिए वो अमन चाहता है। वो कहता है हथियार नहीं उठाने। हमने महिला एंकर जो जर्नलिस्ट थी, उन वो दफ्तरों से क्यों वापस लौट रही हैं? क्यों उन्हें ये संदेश दे दिया गया है कि आप ना आए दफ्तर अब? इसलिए एक सुने ना, नहीं, तो ब्यूटी पार्लर और सैलून्स के आगे से महिलाओं के जहां पर पोस्टर लगे थे, उन पोस्टर्स को क्यों उस पर काली पोत दी गई है? बताइए, अगर ये तालिबान बदला हुआ है तो काली क्यों पोत दी गई है? तालिबान को क्यों ये कहना पड़ रहा है कि महिलाएं घर से बाहर ना निकले? हमें अपने लड़ाकों को सिखाना पड़ेगा कि महिलाओं से बिहेव कैसे करना है। उनकी पॉजिटिविटी नहीं देख रहे आप। वो तालिबान, आपने आपके सफीरों, आपके जो कॉन्सुलेट थे वहां पे, उन सबको सिवाज साहब, मैं चाहूंगी जो हमारे इस पैनल पर जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान बैठे हैं, आप जरा बताइए उन्हें कि तालिबान को लेकर जो यहाँ पर जिस तरह की भी बयानबाजी हो रही है, असली तालिबान है क्या? जरा बताइए इन्हें। देखो, मैं ये समझता हूँ तालिबान में कोई बदलाव नहीं आया। तालिबान में एक ही बदलाव है कि आज उनको डिप्लोमेसी आ गई है और वो मीडिया सेवी हो गए हैं, और जो हायर जो टॉप हायरार्की है वो एक प्रकार से सोचती है हम बदल गए हैं। ग्राउंड पे फुट सोल्जर नहीं बदले हैं, कोई एक डिसिप्लिन हायरार्की तो है नहीं। जिस प्रकार से रूरल एरिया में या काबुल के बाद जैसी कार्रवाई हो रही है वो एक दर्दनाक है। आप औरतों को बाहर नहीं जाने दे रहे, कहाँ पे बेटियों को स्कूल में नहीं जाने दे रहे, माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बदलाव तो नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है एक हेलीकॉप्टर जो आप अभी ये फोटो दिखा रहे हैं कि इसके अंदर, ब्लैक हॉक के अंदर एक जो पुराना अफगानी सोल्जर था उसको मार के लटकाया हुआ है। अगर इस टाइप की आप ब्रूटलिटी करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? आप तो 100 साल पीछे चले गए। तो बल्कि जो 20 साल में, देखो मीन पॉपुलेशन अफगानिस्तान की 19 साल है कि 50% पॉपुलेशन वो 2001 के बाद पैदा हुई है। वो खुली हवा में सांस लेना सीखी है, उन्होंने एक प्रकार से मॉडर्नाइजेशन देखी है। आज वो फिर वापस चले जाएंगे 50 साल। आज बच्चियां रो रही हैं, औरतें रो रही हैं, हमको निकाल लो। क्या ये अच्छा है? क्या हम, अगर ये पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनका साथ दें, ये देश में डिवाइड नहीं करें, इनको देखें इनकी हालात क्या है। ये कल को हम इसी हालात में हो तो क्या होगा, ये समझने की कोशिश करो। अब जैसे सिन्हा साहब भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, शरिया लॉ लाना चाहता है। ठीक है, बोलिए सिन्हा साहब। शरिया लॉ लेने के लिए तैयार है पाकिस्तान में? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तालिबान काबुल से 10 किलोमीटर के दूर पे था, वहां कितना वीडियोस है कि एक तालिबानी जिहादी एक छोटी सी बच्ची को, मतलब 12, 14 साल, 15 साल की होगी, उसको खींच रहा है। उसकी माँ उसको बोल रही है छोड़ दो, और बर्बरता से वो खींच के ले जा रहा है। क्या हम ये सब तमाशा देखेंगे? और मुझे तो ताज्जुब लगता है पाकिस्तान के प्रवक्ता को, इन लोगों को क्या सूझबूझ है इनकी? ये किस तरह को इनडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं? मतलब हद होती है, मतलब इट इज टू मच। आदमी को विश्वास नहीं होता, इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं तालिबान को। अरे तालिबान को आपको इतना पसंद है, इतना उसके फिलॉसफी को लाइक करते हो, तो पाकिस्तान में शरिया लॉ लागू करो। शरिया लॉ क्या बोलता है? तालिबान बोलता है इस्लामी थॉट बोलता है, हंस नहीं सकते, इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। हंसने का जो हास्य कलाकार था अफगानिस्तान को, उसको मार दिया गोली से। क्या ये सही है? आप अपना इंटरटेनमेंट शरिया लॉ लागू करो पाकिस्तान में। जवाब दीजिए इरशाद खान जी, जवाब दीजिए इस पॉइंट का। क्या आप तैयार हैं शरिया लॉ के लिए, उसी शरिया लॉ की जिसकी पैरवी तालिबान करता है कि उसके तहत देश चलाएंगे? बताइए, शरिया लॉ करो। इरशाद खान जवाब देंगे इस पर। आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी आपसे पूछ रही हूँ। सवाल कर रही हैं जी। मैं पहले ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी उन्होंने मुल्क फतह एसपी सिन्हा जी को और इरशाद जी को जरा दिखाइए। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत अभी नहीं बनी। दूसरी बात यह है, जब जंगो जदल होता है, आप मुझे ये बताइए, जब आप लोगों ने अफगानिस्तान पे, अमेरिका ने, सारे मुल्क की दुनिया की फौजों ने जब कब्जा किया, आपने क्या नहीं, आप मुझे पिन पॉइंटेड क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बम गोले बरसाए जनाब, पिन पॉइंटेड जवाब दीजिए। पिन पॉइंटेड उत्तर दीजिए। आप ना, आप नहीं, आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा।
आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। आप गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं कर सकते, आप गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं कर सकते। आप मेरे को उत्तर दीजिए, आप तालिबान फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं, हाँ या ना? तालिबान फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं, हाँ ना? तालिबान फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं, हाँ ना? आप तालिबान सपोर्ट करते हैं ना, हाँ ना? हाँ ना? जवाब दो, बात को घुमाओ मत। तालिबान फिलॉसफी शरिया लॉ को सपोर्ट करते हो? ये जिस तरह से बर्बरता कर रही है तालिबान औरतों के साथ, वो तो उसको सपोर्ट करते हो? ठीक है इरशाद खान जी, अगले 15 सेकंड आप ही बोलेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या आप तालिबान की फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं, शरिया लॉ? ठीक है, इस पॉइंट पर आप जवाब दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए। क्लियर करिए, सारे सवालों के जवाब इसी से मिल जाएंगे। बताइए। शरिया लॉ है या ना? ठीक है, अब अगले 15 सेकंड डॉक्टर इरशाद खान बोलेंगे और हम उनसे हाँ या ना में से एक जवाब सुनेंगे। बताइए इरशाद खान जी, बताइए। बात यह है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या आप लोगों ने फूल पहनाए थे, हार पहनाए थे लोगों को जब कब्जा किया पूरी दुनिया की फौजों ने, और इन्होंने जब अपना मुल्क वापस फतह किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जिस मुल्क फतह की बात कर रहे हैं इरशाद खान जी, क्या वो मुल्क, एक सेकंड, जिस मुल्क को जो आप कह रहे हैं कि तालिबान ने मुल्क फतह किया, जिस मुल्क को फतह करने की बात कर रहे हैं, क्या वो मुल्क अमरुल्लाह सालेह का नहीं है? एक सेकेंड, क्या वो मुल्क अमरुल्लाह सालेह का नहीं है? ये बताइए आप पहले, क्या वो मुल्क अमरुल्लाह सालेह का नहीं है? क्या वो मुल्क उन लोगों का नहीं है जो पंजशीर वैली में बैठे हैं? क्या वो मुल्क इन महिलाओं का नहीं है जो इस वक्त रो रही हैं, बिलख रही हैं? क्या ये मुल्क उन लोगों का नहीं है जो अपने बच्चों को तार से उस तरफ फेंक रहे हैं, छोटे नन्हे बच्चों को? उनका मुल्क नहीं है ये? क्या बात कर रहे हैं आप? उनकी जो इस्लामिक सोच है कि इंटरटेनमेंट गैर इस्लामिक है, आप लोग हंसना हंसाना गैर इस्लामी है, इस्लामिक लॉ, एंटरटेनमेंट गैर इस्लामी है। आप उससे सहमत हो? उन्होंने ऐलान, आप उससे सहमत हो? मुसलमान इंटरटेनमेंट गैर इस्लामिक है, तो आपका क्या प्रॉब्लम है? हंसना और हंसाना गैर इस्लामिक है, आप इससे सहमत हो, हाँ या ना? बोलो। नहीं, हंसना हंसाना ऐसी कोई पाबंदी नहीं की अभी। मैं आपसे यही कह रहा था, आपने शोर डाल दिया। तो क्यों मार दिया? तो बनने दे अफगानिस्तान के वो हास्य कलाकार को क्यों मार दिया? इरशाद खान जी, मैं अब आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ सवाल, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, ठीक है? सिन्हा जी एक सेकंड रुकिए, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ सवाल। आप अगर जवाब दे सकते हैं ईमानदारी से तो जवाब दीजिए, जो सिन्हा साहब ने आपसे सवाल पूछा है। आप तालिबान की फिलॉसफी की पैरवी करते हैं, तो क्या पाकिस्तान में आप शरिया की पैरवी करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, सब आपको सुन रहे हैं। पाकिस्तान में शरिया नाफिज होगा तो हम पैरवी करेंगे। अगर हम मुसलमान मुल्क है, हमारे मुल्क में शरीयत है। ठीक है, आपके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है। आपके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है। आप सिर्फ अफगानिस्तान की जमीन को और अफगानिस्तान के लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जग जाहिर हो गया है आपके स्टेटमेंट से। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। राजीव नयन जी, जो परिस्थितियां इस वक्त अफगानिस्तान में दिखाई दे रही हैं, हिंदुस्तान तो आतंकवाद के दंश न जाने कितनी बार झेल चुका है, और उसके तार कैसे पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं ये जग जाहिर है। लेकिन क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन का तालिबान की मदद से आतंक के लिए इस्तेमाल करेगा, और क्या अफगानिस्तान अब आतंक की नई पनाहगार बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी। देखिए, अगर आप जाएंगे 1996 में भी जब तालिबान की जो शुरुआत हुई थी तालिबानी शासन की, उस समय भी बात यही हुई थी कि वहां पर आगे तो सोवियत फोर्सेज हटे, इंपीरियलिस्ट फोर्सेज हटे, फिर वहां वॉरलॉर्ड्स थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया? पूरा का पूरा उनका डिप्लोमेटिक और टेरर मैनेजमेंट का काम पाकिस्तान ने किया। उन्होंने वहां से पूरी की पूरी दुनिया से जितने जिहादी हो सकते थे सबको इकट्ठा किया, अफगानिस्तान को केंद्र बनाया, और अफगानिस्तान को केंद्र बनाने के बाद पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। दुख की बात यही थी कि उस समय भी अमेरिका समझा नहीं। भारत बोलता रहा कि तालिबान एक आतंकवादी समूह है, लेकिन वो मानने से इनकार करता रहा। जब उसके ऊपर आक्रमण होने शुरू हुए, तब जाके अमेरिका की समझ में आई कि तालिबान नामक एक घातक शक्ति है, और उसके खिलाफ कार्रवाई की। अब ये बात कह रहे हैं कि इंपीरियलिस्ट फोर्सेस का सफाया वहां से हुआ है, हटा है। अब आप जनतंत्र को भी नहीं मानेंगे। वहां जो जनतांत्रिक तरीके से जो सरकार स्थापित की गई है, आपको उससे समस्या है। अब ठीक है, हो सकता है कि उस जनतांत्रिक सरकार ठीक से अपना कार्य नहीं कर रही है, तो उसे जनतंत्र के माध्यम से बदलिए।
ये लेकिन दोहरा चरित्र तो देखिए सर यहाँ से जाहिर होता है कि चुनी हुई सरकार या अगर अमरुल्ला साले भी अगर पंजशीर वैली से लगातार अफगानिस्तान और अफगानियों के हित की बात करते हैं तो उन पर पाकिस्तान को भरोसा नहीं, पाकिस्तान को गणतंत्र पर भरोसा है। गन से जो तंत्र चलता है तालिबान का उस पर भरोसा है। भारत का इस पर स्टैंड क्या रहेगा? अफगानिस्तान कहीं आतंकवाद की नई पनाहगार के रूप में इस्तेमाल तो नहीं होगा? भारत का जो निवेश वहां पर है उस दिशा में भी आगे बढ़ते हुए तालिबान को लेकर आगे क्या स्टैंड रहेगा? दुनिया क्या ये सब कुछ अब यूं ही आगे देखती रहेगी? क्योंकि जो तस्वीरें वहां से दिख रही हैं अफगानी महिलाओं की, गुहार लगा रही हैं वो कि किसी भी तरह से उनको बचा लिया जाए। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। राजीव नयन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं, मोहम्मद जाफिर पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, माहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान से, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं और डॉक्टर इरशाद खान PMLA के नेता भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। माहिद अली जी, जो बात थोड़ी देर पहले भी हो रही थी कि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार तालिबान को सपोर्ट कर रहा है वो एक तरफ, लेकिन पूरी दुनिया मानव अधिकारों को लेकर अब आगे क्या करेगी ये भी एक सवाल बना हुआ है। सपोर्ट तो मैं समझता है उस तरह कर रहा है जिस तरह हम देख रहे हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत बड़े इसको ध्यान से देख रही है इस सारे डेवलपमेंट को, और अब चीज़ें खुलना शुरू होंगी। अमेरिका वहाँ से गया है, अब चीज़ें खुलना शुरू होंगी। मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ कई जगह पर भी कि भाई उन्होंने अफ़गानिस्तान वापस टेक ओवर किया है तालिबान ने, तो हम कह रहे हैं बाहर से बैठ के जी मखलूत हुकूमत बना दें, कोई गवर्नमेंट इस तरह की बना दें, कोई इलेक्शन करा दें। नहीं, इस तरह कुछ नहीं होगा। अब वहाँ वो होगा जो उनकी मर्जी होगी, क्योंकि ये जीत उनकी है। अब किसी को ये जीत अच्छी लगे या बुरी लगे या इसके साथ कोई नुकसान हो, वो एक अलग चीज़ है, मगर ये जीत उनकी है। ये जीत हम बदल नहीं सकते। ये अब वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, हमें उन पे छोड़ना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर तय है कि ज़ाहिर है अभी उनका वो फेस नज़र नहीं आ रहा जो हो सकता है, बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी बड़ी स्ट्रांग है। और आप घड़ी घड़ी शरीयत की बात कर रही थी, तो शरीयत तो एक शरीयत नहीं है हमारे यहाँ, तो फ़िक़ाहें चलती, काफ़ी शरीयत एक है मगर फ़िक़ाहें काफ़ी हैं। तो कौन सी शरीयत आनी है ये एक अलग बात है। और पाकिस्तान को मिलाना अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान एक डिफरेंट कंट्री है फ्रॉम अफ़गानिस्तान। मैं ये समझता हूँ कि तालिबान को मैं कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के नहीं बैठा हुआ कि यहाँ बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी। और मैं ना ही, देखिए अफ़गानिस्तान के हालात इस तरह हैं कि अमेरिका का वहाँ रहना भी ठीक नहीं था, तालिबान का भी वहाँ इस तरह टेक ओवर करना ठीक नहीं है, और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि हम कोई वहाँ पर ऐसा इलेक्शन करा सकें या कोई ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करा सकें जो कि शायद अमेरिका का काम था कि वो करते, जो किए बगैर चले गए। और ये उनकी कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा आते हैं और चीज़ें बिगाड़ के चले जाते हैं, लोगों पे छोड़ जाते हैं। अब ये बाकी देश जितने आसपास हैं उन सबके लिए ये खतरा है कि यहाँ होता क्या है, क्योंकि ज़ाहिर नॉर्दर्न अलायंस के भी स्टेक्स हैं वहाँ पर, मतलब ज़ाहिर ताजिक हैं, उज़्बेक हैं। अभी या तो कोई गवर्नमेंट कोई इलेक्शन वगैरह वो नहीं करेंगे कॉल, वो क्यों करेंगे? वो कैलिफेट के लिए उन्होंने फतह किया है अफगानिस्तान को। हम क्यों? और देखिए तस्वीरें भी जो लगातार आ रही है वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन हमने दिखाया किस तरह से अफगान वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा हुआ है, वो इस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी दिखाया कि जो चीजें अमेरिका वहां छोड़कर गया है उन पर वो कैसे अब तालिबान के हाथ में है। और ऐसी एक लिस्ट इस वक्त मेरे हाथ पे मौजूद है। ठीक है सर, मैं रीड आउट कर रही हूँ एक बार, ये पॉइंट यहाँ पर उठाना जरूरी है और मैं SP सिन्हा जी आपसे इस पर जरूर रिएक्शन चाहूंगी। तालिबान के हाथ में जो अमेरिका के हथियार हैं, देखिए युद्धक वाहन 75,000 से ज्यादा, भारी सैन्य वाहन 8,000 से ज्यादा, हल्के सैन्य वाहन 42,000 से ज्यादा, MRP वाहन 928, बख्तरबंद वाहन 189, 189, रिकवरी वाहन 1005, 108 हेलीकॉप्टर्स, 8 चालक रहित विमान, 18 सर्विलांस विमान, 23 लाइट अटैक विमान, 208 प्लेन और हेलीकॉप्टर्स। तो ये पूरी लिस्ट है सर, ये पूरी लिस्ट जो मैंने आपको बताई, ये सब कुछ अब तालिबान के हाथ में है। इसके अलावे दो चीज कि जो एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये भी तालिबान के हाथ लगा है। $85 बिलियन मिलिट्री इक्विपमेंट, वर्थ मिलिट्री इक्विपमेंट तालिबान के हाथ लगा है। अब ये इक्विपमेंट का होगा क्या मैडम? इस इक्विपमेंट का होगा कि ये इक्विपमेंट कुछ तो पाकिस्तान आर्मी खा जाएगी, कुछ तालिबान के हिस्से गिरेगा,
तो ये बटेगा, ये बंटवारा होगा। और ये पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इस हथियार को कहिए तालिबान से तो नहीं कहा है कि आप जम्मू कश्मीर के लिए हमको मदद कीजिए। अरे भाई पाकिस्तान आर्मी, जो तुम कर नहीं सकते वो आउटसोर्स करते हो जिहादीज को, हाफिज सईद को। अब वो कुछ नहीं कर पाए तो तुम आउटसोर्स कर रहे हो। एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे। आउटसोर्स करो फिर तालिबान को, फिर आउटसोर्स करोगे अलकायदा को, फिर आउटसोर्स करोगे आईएस के। माइदली जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी इस पर। पाकिस्तान आर्मी से मुझे सुझाव है कि जितने तुम्हारे विश्व के जितने आतंकी संगठन हैं उनको सबको इकट्ठा करके जम्मू और कश्मीर भेजो। हम तो इंतजार कर रहे हैं, भेजो ना, भेजो। हमको ठोकने में मजा आता है उनको। 3 महीना का लाइफ है। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मैं एक सेकंड अपने सारे मेहमानों को रोक रही हूँ। हमारे पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये इसलिए अहम डेवलपमेंट है क्योंकि ये जो पूरी चर्चा हो रही है, हम लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि भारत का रुख अब क्या रहेगा, कैसे आगे इन परिस्थितियों को देखा जाएगा। तो भारत और तालिबान के बीच अहम बैठक हुई है दोहा में। भारत और तालिबान के बीच ये अहम बैठक हुई है। बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं क्योंकि इस वक्त देश की प्राथमिकता ये थी कि जो हमारे भारतीय वहां फंसे हुए हैं पहले उनको सुरक्षित वतन वापस लाया जाए और इसके बाद बदले हुए हालात में जब अमेरिका पूरी तरह से वहां से निकल जाता है तो तालिबान किस तरह से सरकार बनाने की स्थिति में होगा, क्या अफगानिस्तान में होगा, उसके बाद भारत अपनी जो आगे रिश्तों को लेकर जो भी डिसीजंस होंगे, फैसले होंगे, उस पर अपना रुख स्पष्ट करेगा। तो यहाँ पर अहम डेवलपमेंट हुआ है। दोहा में भारत और तालिबान के बीच बैठक हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, पहली बैठक। इस बैठक से क्या निकल कर आता है, इस बैठक में के क्या मायने समझे जाएं, इस पर हम एक्सपर्ट से बात भी करेंगे। हमारे संवाददाता भी इस पर हमें जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन इस बीच पहले आपको हम ये अपडेट दे रहे हैं इस वक्त कि भारत और तालिबान के बीच दोहा में बैठक हुई है। ये पहली बैठक बताई जा रही है दोहा में जो भारत और तालिबान के बीच हुई है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि अब तक का जो स्टैंड रहा है उससे अलग तालिबान की जो अब बदली हुई परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए भारत क्या रुख रखेगा। तो पहली बैठक यहां तालिबान के साथ हुई है, ये इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। हालांकि इससे पहले अगर आप देखें कि यूएनएससी में भी जिस तरह की भारत ने जब अध्यक्षता की है उसकी, तो उस दौरान भी अलग अलग देशों ने जिस तरह से अपना रुख उस पर रखा है वो साफ है। रूस हो, चाइना हो, उनका अलग स्टैंड थे, लेकिन दुनिया ने मानव अधिकारों को लेकर कंसर्न जरूर जताया उसमें। लेकिन इस बीच ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, भारत तालिबान के बीच दोहा में बैठक हुई है। मैं सीधे इस वक्त सिवाज साहब आपके पास आना चाहूंगी। जो ये बैठक हुई है एक बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि लगातार हम सब इस इंतजार में थे कि भारत का रिस्पांस क्या रहेगा। तो पहली बैठक हुई है, अब इसे किस नजरिए से देखा जाए? देखो, इट इज स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन और भारत के पहले भी एक प्रकार से हमने ब्लैक चैनल डिप्लोमेसी से कॉन्टैक्ट किए हुए थे तालिबान से। क्योंकि देखो, अभी 2-3 बातें आपने बताई वो बिल्कुल ठीक है। एक तो भारत की पहला एम ये है कि अभी भी कुछ भारतीय वहां रह गए, उनको वहां से निकालना हमारी एक प्राइमरी एम है। और सेकंड बात यह है कि हमारी इन्वेस्टमेंट वहां पर $3 बिलियन की है। तो अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है वहां पर तालिबान की और तालिबान सबको लेके चलता है तो भारत चाहेगा कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो 37 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग थे, उनको कंप्लीट किया जाए। दूसरा, जो अगर आप देखें चाबार में हमने $1.8 बिलियन का पोर्ट बना के हमने बाईपास करते हुए पाकिस्तान को अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जाना है। अगर हमारे रिलेशन नहीं होते हैं तालिबान के साथ जी, तो ये हमारी सर एक सेकंड मैं आपको रोक रही हूँ, सर एक सेकंड रोक रही हूँ आपको, क्योंकि इस बैठक को लेकर जो बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है कि बैठक में क्या हुआ वो भी हम आपको बता दें। डिस्कशंस फोकस्ड ऑन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड अर्ली रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल्स स्ट्रैंडेड इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो भारतीय नेशनल्स फंसे हैं, जो नागरिक फंसे हैं, सबसे पहले उनको वतन लाना, ये प्राथमिकता है। उनकी सुरक्षा को जो है यहाँ पर प्राइम एजेंडे पर रखना इस बैठक में डिस्कस हुआ है। इसके अलावा एम्बेसडर मित्तल ने भारत के कंसर्न रखे हैं, उन्होंने भारत की चिंताएं इस बैठक में रखी हैं सामने, और उन्होंने ये साफ तौर पर इस बैठक में कहा है कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, आतंक से जुड़ी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। Ambassador Mittal raised India's concern that Afghanistan's soil should not be used for anti-Indian activities and terrorism in any manner.
किसी भी रूप में आतंकवाद के लिए इस सरजमी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और तालिबान के प्रतिनिधियों ने इस बात को लेकर अश्योर किया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। सीधे हम न्यूज रूम चलते हैं। अंकित इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए बड़ा डेवलपमेंट ये है, बैठक में भारत ने अपनी स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी सूरत हाल में आतंक के लिए तालिबान इस्तेमाल नहीं होने देगा। बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात इस खबर की, इस वक्त की खबर की यह है कि यह पहला ऑफिशियल संपर्क जो है भारत और तालिबान के बीच में, ये पहला ऑफिशियल संपर्क है। दोहा में जो मीटिंग हुई है, और मैं आपको जिस तरीके से आप उस पूरे उसको पढ़ रही थी और आप बता रही थी कि किस तरीके से क्या क्या बातचीत हुई, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक जो एक असमंजस का माहौल था कि क्या किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, अब अमेरिका बिल्कुल वहां से चला गया है। अभी तक जो वहां पे फंसे भारतीय थे उनको अमेरिकन मदद से वापस लाया देश जा रहा था। अब कोशिश ये होगी भारत की, क्योंकि अमेरिका वहां नहीं है, तो खुद प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट जारी हुआ है एमईए की तरफ से, जहां पर कहा गया है कि जो हमारे एम्बेसडर टू कतर हैं दीपक मित्तल, उन्होंने शेर मोहम्मद अब्बास स्कंदराय जो तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के हेड हैं उनसे बातचीत करी, और यहां पर जो डिस्कशंस थे वो भारतीय जो वहां पर हैं उनको वहां सुरक्षित रखने के लिए और जल्द से जल्द उनको वापस लेके आने में डिस्कशंस हुए हैं। साथ ही साथ ये बात भी कही गई है जो अफगान नेशनल्स हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज, यानी कि जो वहां पर सिख हैं, जो वहां पर हिंदू हैं, जो वहां से वापस आना चाहते हैं, उनको वापस सुरक्षित लाने के लिए भी बातचीत वहां पर हुई है। साथ ही साथ जैसा आप बता रही थी, भारत की सबसे बड़ी कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि किस तरीके से कोई भी आतंकवादी संगठन जिसको आईएसआई का सपोर्ट है, जो अभी वहां पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एक जो आईएसआई की जो एक सपोर्ट से जो आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कांधार गए थे मौलाना मसूद अजहर वहां पर मिलने के लिए, तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी हैं उनको किसी तरीके का समर्थन ना मिले, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कश्मीर में हो सकता है। ये फ्रंट एक नया खुलने की जो बात हो रही है उसमें हो सकता है। ये बात बड़े स्पष्ट रूप से कही गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात, अहम बात इस खबर की यह है कि ये पहला संपर्क है, और वो भी इसलिए क्योंकि भारतीय जो वहां पे फंसे हुए हैं उनको वापस लाना सरकार की सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और अब क्योंकि अमेरिका वहां पर नहीं है, तो काबुल का पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे में है। कैसे वहां भारतीय सुरक्षित रहें और उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, इस बात पर बड़ी ये बातचीत है, और ये बड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है मीनाक्षी। बिल्कुल, अपने दर्शकों को फटाफट हम 5 बड़े बिंदु यहां पर इस वक्त बता दें कि भारत और तालिबान के बीच ये अहम बैठक हुई है, दोहा में ये बैठक हुई है, इंडियन एम्बेसी में ये बैठक हुई वहां पर। और आपको बता दें भारत की तरफ से एम्बेसडर दीपक मित्तल इसमें मौजूद थे, और जो अंकित हमें बता रहे थे तालिबान की तरफ से उनके पॉलिटिकल ऑफिस के हेड शेर मोहम्मद अब्बास इस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन भारत ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी, हमारे जो नागरिक वहां फंसे हैं उनकी वतन वापसी हमारा पहला कंसर्न। दूसरी बात यह कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए, आतंक से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए, और इस पर तालिबान नजर रखे, इसको लेकर तालिबान इंश्योर करे। तो ये 2 बातें जो है बहुत अहम है। इसके अलावा जो तालिबान के भी प्रतिनिधि थे उन्होंने भारत को इस बात को लेकर इस बात पर हामी भरी है कि ये पूरे प्रयास रहेंगे। लेकिन अंकित देखिए, अभी भी प्राथमिकता हमारी ये बनी हुई है कि जो लोग हमारे वहां मौजूद हैं सबसे पहले उनको वापस लौटाया जाए किसी भी सूरत हाल में, उनकी सुरक्षा हमारी पहली चिंता है। और सबसे बड़ी बात मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि अभी तक जो बार बार ये बात हो रही थी कि क्या सरकार का स्टैंड क्या होगा, कैसे क्या तालिबान के अंदर अधीन में जो सरकार बनने वाली है उसको मान्यता देंगे नहीं देंगे, उस पर भारत ने अभी कुछ नहीं कहा है। वो अभी बहुत आगे की बात है, उस पर सरकार सोच विचार कर रही है। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है, प्रधानमंत्री जी ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इस पर सोच विचार कर रही है। लेकिन क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं कि आप तालिबान को चाहे एक टेरर ग्रुप माने या आप उसको तालिबान को आप जिस तरीके से भी देखना चाहें, क्योंकि वो काबिज हैं अफगानिस्तान में, तो ये क्यों हमारे नागरिक जो वहां पर हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत अहम जिम्मेदारी सरकार की बन जाती है कि उसको किसी ना किसी तरीके से वहां से उन लोगों को निकाल के वापस लाया जाए, क्योंकि असमंजस के जो हालात हैं वो अभी बने हुए हैं। और जो आखिरी एक सुरक्षित, जिसको कहते हैं एक आइलैंड था, यानी कि काबुल का जो एयरपोर्ट था जहां पर अमेरिका की फौजें थी, वो धीरे धीरे हमारी मदद कर रही थी हमारे लोगों को लाने में, अब वो वहां से चली गई हैं। तो भारत ने कम से कम एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोल दिया है और पहला कांटेक्ट स्थापित हुआ है जिस तरीके से तालिबान है। क्या आगे जाके सूरत हाल होगी, क्या भारत की सरकार इनको मान्यता देगी या नहीं देगी, वो एक बहुत आगे की बात है। लेकिन सबसे जरूरी चीज अभी फिलहाल यही है कि हमारे वहां पर जो लोग हैं वो वापस आए और अफगानिस्तान में
इतना बड़ा हथियारों का जखीरा, इतने सारे आतंकवादी, कई जो पाकिस्तान से वहां पर लड़ने गए हुए हैं, वो लड़ाके हमारी तरफ ना भेजे जाएं, वो एक बड़ा मैसेज देने की आवश्यकता थी और उसी पे ये बातचीत और वो हुई। मैसेज दिया गया है, वो मैसेज बड़े मंच से दिया गया है, पहली ही बैठक में क्लियर कर दिया गया है। और भारत का ये स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है कि आतंकवाद और बातचीत ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन संवाद का ये पहला प्रयास हुआ है, अब देखना होगा ये आगे किस दिशा में जाता है। इस पर एक्सपर्ट से भी और रिएक्शन हम आपको देते रहेंगे।